हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 हिंदी का पाठ 3 फूल और कांटा इसके प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। सबसे पहले है मेरी समझ से। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके चार चार उत्तर दिए हुए हैं। जो सटीक है, एकदम सही लगता है आपको, जो उसके साथ फिट बैठता है क्वेश्चन के हिसाब से, उसके आगे आपने तारा बनाना है। और हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा जो उत्तर हैं आपको सही लगे तो वो भी आप दोनों जो उत्तर हैं उनमें स्टार कर सकते हैं, या 3 हैं, जितने भी आपको सही लगे उनको आप उनके आगे स्टार बनाएंगे। पहला है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? इस कविता के हिसाब से कांटे के बारे में कौन सी बात सही है? कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, या कांटा तितलियों और भंवरों को आकर्षित करता है? कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है? कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है? तो यहाँ पर जो तीसरा है वो एकदम सही है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। फिर दूसरा है, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। इस कविता में बताया गया है कि फूल और कांटे में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप से व्यक्त करता है? मतलब आपने वो वाक्य ढूंढना है जिसमें समानता और विभिन्नता के बारे में बात की गई है। पहला है, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का, ये भी एक तरीके से सही है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं, ये भी सही है। और फूल और कांटों को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर कविता के हिसाब से हम लेते हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं, ये ज़्यादा हमें सटीक लगता है। साथ में आप ये वाला भी बता सकते हो जो नीचे है, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं, उनका व्यवहार नेचर अलग अलग होता है। तो ये भी आप सही कर सकते हैं। फिर आगे है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? निष्कर्ष मतलब इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या इसमें बताया गया है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है, या यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो उत्तर है, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं तो उनके कार्यों के कारण जो दूसरे लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। फिर है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बड़प्पन जो दिखाता है उसमें से कौन सा वाक्य जिससे बड़प्पन का पता चलता है? धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है? नहीं। कुल की बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, ये बात भी गलत है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, ये सही है। ठीक है, एक स्टार तो यहाँ लगाएंगे हम। फिर आगे देखते हैं, कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, तो ये गलत है। तो तीसरा वाला यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है। तो इस तरीके से आप इनके उत्तर लिखेंगे। फिर है ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये आपने डिस्कशन करना है अपने मित्रों के साथ कक्षा में। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्हें अलग उत्तर में हो सकते हैं चुने हो, तो आप बताएंगे कि आपने जो उत्तर चुने हैं वो क्यों चुने हैं। तो ये डिस्कशन के लिए है। फिर है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर कविता से कुछ वाक्य लिए गए हैं, इनको आपने पढ़ना है। जैसे पहला क है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इसके बारे में हमने कविता के समय चर्चा की थी। तो आपको इसका क्या अर्थ आया, समझ में आया, उसके बारे में आपने लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तर दिया गया है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती।
वर्षा का पानी जो मेघ है, जो बादल हैं, या फूल और कांटे दोनों पर एक समान बरसता है। मतलब बादलों से जो पानी बरसता है वो फूल और कांटे दोनों पर एक ही तरह से बरसता है, समान बरसता है। और ठंडी हवाएं भी दोनों को एक जैसी ही मिलती हैं। लेकिन एक ही माहौल में बड़े होने के बाद भी दोनों का स्वभाव और व्यवहार मतलब ढंग एक जैसा नहीं होता। फूल सबको खुशियां देता है और कांटा सबको दुख पहुंचाता है। तो आप इसका अर्थ अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर है, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, किसका क्या मतलब है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है और उसके स्वभाव में बड़प्पन या अच्छाई की कमी है, ठीक है, कसर मतलब कमी होना, तो उसका किसी बहुत बड़े या ऊंचे खानदान में जन्म लेना भी किसी काम का नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसमें अच्छाइयाँ नहीं हैं और वो बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, खानदान में पैदा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। व्यक्ति अपने ऊंचे खानदान से नहीं बल्कि अपने अच्छे और परोपकारी स्वभाव से महान बनता है। मतलब जब व्यक्ति के काम अच्छे होंगे, वो परोपकारी होगा, दयालु होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, तभी वो महान कहलाएगा, तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। मतलब इस कविता में फूल और कांटा एक उदाहरण की तरह उपयोग किए गए हैं, जिससे ये बताया गया है कि लोगों के स्वभाव और में क्या क्या अंतर होता है, उसमें क्या क्या समानताएं होती हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं यहाँ पर, जो दुनिया में लोग हैं, उनमें आपस में भी कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। उनके स्वभाव में भी अंतर होता है, कुछ चीज़ों में एक जैसी होती है, कुछ अलग होती हैं। एक ही परिवार में दो भाइयों या दो बहनों के बीच में एक कुछ समानताएं होंगी और कुछ असमानताएं भी हो सकती हैं, कुछ अंतर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर फूल और कांटा उसका एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। ओके, तो यहाँ पर फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं आपने बताना है। तो दया फूल किसका प्रतीक हो सकता है, दया का। स्वार्थ का तो नहीं, स्वार्थ का कौन हो सकता है, कांटा। ओके, फिर अच्छाई को किससे मिलाएंगे, फूल से। सुख फूल से, सुंदरता फूल से, कोमलता फूल से, आनंद फूल से, परोपकार फूल, प्रेम फूल, दुख कांटा, बुराई कांटा, कठोरता कांटा, प्रसन्नता फूल और पीड़ा कांटा। तो इस तरीके से आप इसे मिलाएंगे। फिर आगे है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो कविता को आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया मतलब बताया गया है, जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, कविता में निम्नलिखित समानताओं का उल्लेख किया गया है। क्या क्या समानताएं हैं, फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा दोनों का पालन पोषण करता है। दूसरा, रात में चांद दोनों पर एक जैसी ही चांदनी बिखेरता है। बादल दोनों पर एक समान पानी बरसाता है। हवाएं भी दोनों के ऊपर एक जैसी ही बहती हैं। आगे है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपने बताना है कि फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर क्या दिखाई दिया आपको। फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर ये है कि कांटा केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह उंगलियों को चुभा देता है, कपड़े फाड़ देता है और तितलियों तथा भंवरों को घायल कर देता है। इसके विपरीत फूल सबका दिल जीतता है, वह तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है और अपनी खुशबू से सबको खुश कर देता है। तो इसके अलावा आप जो लिखना चाहें अपने हिसाब से वो भी यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इस कविता में मुख्य रूप से ये बात कही गई है कि इंसान अपने ऊंचे कुल या खानदान से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और मधुर व्यवहार से बड़ा बनता है। जिस तरह एक ही पौधे पर रहने के बाद भी लोग फूल को प्यार करते हैं और कांटे को नापसंद करते हैं, उसी तरह समाज में भी अच्छे स्वभाव वाले लोगों का सम्मान होता है और बुरे स्वभाव वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ख,
किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई या दयालुता नहीं है तो उसका बड़े परिवार में जन्म लेना बेकार है। उदाहरण के लिए जैसे रावण बहुत ज्ञानी और एक बहुत बड़े ब्राह्मण कुल का था, लेकिन उसके बुरी कर्मों और घमंड के कारण आज भी उसे कोई आदर नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर साधारण परिवार में जन्मे लोग भी अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर प्रशंसा के लिए हम क्या बताएंगे? लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल की तरह कोमल, मददगार, मीठा बोलने वाले और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले स्वभाव के होते हैं। और दूरी किससे बनाते हैं? तो यहाँ बताएंगे, लोग उन व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कांटे की तरह कड़वा बोलते हैं, हर बात पर गुस्सा करते हैं और दूसरों को बिना वजह नुकसान या दुख पहुंचाते हैं। आगे है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो ये जो काम है हमने अपने समूह में चर्चा करनी है, इसमें क्या करना है? कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं। बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताना है कि मान लीजिए अगर चांद एक ही पेड़ पर चांदनी देता, हवा एक ही पेड़ को हवा देती, मेघ जो बादल हैं एक ही उसी पौधे पर बरसता और बाकियों को छोड़ देता, तो बाकी पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, उनके जीवन पर क्या असर होता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे देख सकते हैं, यदि चांदनी, हवा और पानी में सिर्फ एक ही पौधे को मिलेंगे तो बाकी सारे पौधे बिना पानी और हवा के सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा क्योंकि पौधों के बिना हरियाली खत्म हो जाएगी और धरती पर जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, है ना। अगर एक ही पौधे को पानी मिलता रहा, सब कुछ मिलता रहा, बाकी पौधों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो सारे पौधे क्या है, मुरझा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे और इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? तो इमेजिन कीजिए कि अगर सारे पौधे एक जैसे होते तो ये दुनिया कैसी लगती? यदि दुनिया के सभी पौधे एक जैसे होते तो ये दुनिया बहुत ही अजीब और नीरस लगती, है ना, बोरिंग जिसे आप बोलते हो। हमें अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल, मीठे मीठे फल और तरह तरह की पत्तियां देखने को नहीं मिलती क्योंकि हर एक पौधा अलग होता है, तो उसकी पत्तियां भी, फूल भी, फल भी अलग तरह के होते हैं और हम सबको वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, हमें बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन सारी जगह एक जैसे फल, एक जैसे पौधे, एक जैसे फूल, एक जैसे पत्ते होते तो बहुत अजीब लगता और नीरस लगता। प्रकृति की जो खूबसूरत विविधता है वह पूरी तरह खत्म हो जाती। अगला प्रश्न है, यदि कांटे न होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? यदि पौधों में कांटे न होते और सिर्फ फूल होते तो पौधे बहुत सुंदर लगते और किसी को चोट लगने का डर नहीं रहता। लेकिन कांटे न होने से एक नुकसान यह भी होता कि जानवर और इंसान आसानी से फूलों और पौधों को पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर देते क्योंकि कांटे ही पौधों की रक्षा करने वाले कवच होते हैं। मतलब जो कांटे होते हैं वो गार्ड का काम करते हैं पौधों के लिए, है ना। कांटों की वजह से ही लोग जो है फूलों को तोड़ने ज़्यादा नहीं तोड़ते, जो जानवर हैं वो भी उनको नहीं खाते, पत्तों को जो या फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाते जिनमें कांटे लगे होते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कांटे चुभ जाएंगे। इसीलिए ये बात कही गई है कि अगर कांटे नहीं होते, फूल तो सुंदर दिखते, पेड़ पौधे सुंदर दिखते, लेकिन उससे क्या होता है, पौधों का ही नुकसान होता है। उसको पूरी तरीके से उस पौधे को, फूल के पौधे को जो जानवर है या इंसान है वो नष्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो पौधों की रक्षा करने वाला गार्ड कौन होता है, कवच कौन होता है, कांटे होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। फिर आगे है, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, मतलब एक तितली कांटे से दोस्ती करना चाहती है। उनके बीच कैसा संवाद होगा? तो वो क्या बातचीत होगी उनके बीच में? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उनके बीच संवाद, बातचीत कुछ इस तरह से हो सकता है। तितली बोलेगी, कांटे भैया तुम हमेशा इतने उदास और गुस्से में क्यों रहते हो? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कांटा बोलेगा, नहीं तितली बहन, मुझसे दूर रहो, मेरा स्वभाव नुकीला है, मुझसे दोस्ती करोगी तो तुम्हारे सुंदर पंख कट जाएंगे और तुम्हें दर्द होगा। तो तितली क्या बोलेगी, कोई बात नहीं भैया, अगर तुम थोड़ा संभल कर रहोगे और किसी को नहीं चुभोगे तो हम सब तुमसे प्यार करेंगे। तो कांटा बोलेगा, तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं भी अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर कोई डायलॉग बना सकते हैं।
आगे है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित बताइए। मतलब आपको फूल बनने का भी, फूल के गुणों के साथ जीने का भी अवसर मिलता है, कांटों के साथ भी जीने, कांटों के जो गुण हैं उसके साथ जीने का अवसर मिलता है, या फिर दोनों के गुण के साथ जीने का अवसर मिलता है। तो आप किसे अपनाना चाहोगे और क्यों, ये आपने बताना है। तो इसमें आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए आंसर लिखा है, मैं फूलों के गुणों को अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी। इसका कारण यह है कि फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है और अपनी खुशबू से दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर देता है। मैं भी बड़ा होकर अपने अच्छे कामों और मीठी बातों से सबको खुश रखना चाहता हूँ और समाज के काम आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ना कि कांटे की तरह किसी को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। बड़प्पन से क्या क्या जो जुड़े हुए शब्द हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले से एक शब्द लिखा है संतोष, उसके साथ आप लिख सकते हैं दया। ठीक है, दया दिखाने में बड़प्पन है। उदारता, उदारता। फिर आप लिख सकते हैं विनम्रता, विनम्रता। फिर आप बता सकते हैं त्याग, परोपकार, परोपकार। फिर सद्भावना, ठीक है। इस तरीके से और भी शब्द आप यहाँ पर बड़प्पन से जो जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बढ़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। ओके, इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। तो बड़प्पन मतलब जिस व्यक्ति के बारे में हम बड़प्पन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा है, सादगी से भरा हुआ है, वो गौरवशाली है, ठीक है, वो सहनशील है, दयालु है, उदारता है, उसके अंदर विनम्रता है, त्याग की भावना है। तो ये सारी चीज़ें जब किसी के अंदर होती हैं तो हम उसके लिए बड़प्पन शब्द इस्तेमाल करते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं उन पर एक गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, हम इसमें देखेंगे बड़प्पन को कौन कौन से शब्द दर्शाते हैं। सहनशीलता, दया, ठीक है, उसके बाद अहंकार नहीं, विश्वास। फिर ये नहीं होंगे घमंड और ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, क्रूरता, उदारता। उसके बाद विनम्रता, फिर त्याग, संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार, ठीक है, फिर सद्भावना, और उसके बाद स्वार्थ, अपमान, अविश्वास, झूठ, अधीरता, लालच, झगड़ालूपन। ये नहीं है जिसमें गोले लगाएं वो बड़प्पन का भाव दिखाते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो जो बड़प्पन का भाव नहीं दिखाते। ठीक है, उसके नीचे आप रेखा खींच सकते हैं। आगे है कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा खींची है, कौन सी है? ओ। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? ये शब्द है और को क्या लिखा हुआ है? केवल ओ करके दिया हुआ है, र हटा दिया है। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है, आदि। तो यहाँ पर बताया गया है कि कई बार क्या होता है, जब हम शब्द बोलते हैं तो आखिरी जो शब्द होता है उसको नहीं बोलते हैं, और यहाँ कविताओं में अक्सर ये चीज़ करते हैं कवि, ताकि जो कविता की लय है उसको बनाया जा सके। है और का मतलब और, लेकिन लय के लिए र को हटा दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि तुकांत शब्द बनाने के लिए, तुकांत मतलब तुक वाले शब्द, आपने राइमिंग वर्ड्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो हिंदी में इनको तुकांत शब्द बोलते हैं। तुकांत शब्द बनाने के लिए कवि ने क्या किया है, कई स्थान पर, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर क्या लिखा है, प्यार डूबी तितलियों, मैं हटा दिया है ताकि कविता और सुंदर लगे, बोलते समय, उसको पढ़ते समय और अच्छी लगे।
तो आगे है, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए और अपने इस तरीके की सूची बनानी है जिसमें कविता की कुछ विशेषताएं हो। चलिए पहले हम क वाला पोर्शन कर लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं इसमें। तो कविता की विशेषताओं में सबसे पहले है तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग, जिनको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। कविता को गाने योग्य या लयबद्ध बनाने के लिए हर अंतरे की दूसरी और चौथी पंक्ति के आखिरी शब्दों में समान ध्वनि यानी तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण, पालता डालता, बही नहीं, कतर तना, पिला खिला। तो इस तरीके से जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द, उनका इस्तेमाल किया गया है। फिर है लय के अनुसार शब्दों का छोटा या बदला हुआ रूप, मतलब लय बनाने के लिए किसी शब्द का छोटा रूप लिखा गया है। कैसे? कवि ने कविता की लय को बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों के आखिरी वर्ण या मात्रा को बदल दिया है। उदाहरण, और के स्थान पर औ का प्रयोग किया गया है। निस्सुगंधों और निराले रंग से, है ना, यहाँ पर और लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है। प्यार में डूबी के स्थान पर प्यार डूबी, यहाँ पर जो मैं है वो हटा दिया गया है और प्यार डूबी लिखा गया है। तो इसको कविता को लयबद्ध बनाने के लिए ये चीज़ की गई है। फिर इसकी एक और विशेषता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार रिपीटिशन जो होता है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। उसे अनुप्रास अलंकार का सरल रूप माना जा सकता है, ठीक है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2-3 शब्दों को एक साथ लिखा जाता है कि पंक्ति में उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कविता की कुछ पंक्तियों में एक ही अक्षर या वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पास पास आए हैं, जिससे पंक्ति सुनने में बहुत सुंदर लगती है। उदाहरण, सुर शीश पर, यहाँ स और श की ध्वनि एक साथ ली गई है, मतलब दोनों शब्दों को पास पास में रखा गया है, तो इसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे स की ध्वनि आ रही है यहाँ पर। किस तरह कुल की, यहाँ पर किस में क, कुल में क, दोनों में क जो वर्ण है, उस वो जो वर्ण है वो रिपीट हो रहा है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ये भी कविता की सुंदरता को बनाने के लिए है। फिर है मुहावरों का सुंदर प्रयोग। यहाँ पर 2 मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। कविता में अपनी बात को गहराई से कहने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण, आँख में खटकना बुरा लगना और जीज खिलना बहुत खुश होना। तो ये दोनों मुहावरे इस कविता में आए हैं। फिर है प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण, मतलब प्राकृतिक चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ हैं, फूल हैं, कांटे हैं, उनको इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि वो कोई मानव है, इंसान है, इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कैसे? कविता में पेड़, पौधों, फूल और कांटे जैसी प्राकृतिक चीज़ों को इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए, कैसा व्यवहार, गोद में लेना, रस पिलाना, कपड़े फाड़ना दिखाया गया है। तो यहाँ पर व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। और व्यवहार में कौन कौन सा व्यवहार बताया है? गोद में लेना, रस पिलाना, कपड़े फाड़ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कविता की जो सुंदरता है उसे बता सकते हैं। फिर आगे है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मिलान करना है। पहला है, यहाँ पर कविता की विशेषताएं हैं इस तरफ और ये हैं कविता की पंक्तियाँ। पहला है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2 शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वाक्य है या फिर पंक्ति है जहाँ पर एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2 शब्द एक साथ आए हैं? तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, किस कुल काम। यहाँ पर क वर्ण से शुरू होने वाले जो 3 शब्द हैं वो एक साथ आए हैं, तो आप इसको इससे भी जोड़ सकते हैं। फिर है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, भौरों को अपना अनूठा रस पीला, फाड़ देता है किसी का वर वसन, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। फिर है सदा देता कली का जी खिला। यहाँ पर है देता सदा कली का जी खिला, जी खिलाना एक मुहावरा है, तो इसको आप यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ऊपर जो किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इसको पहले वाले से भी मिला सकते हैं। फिर है, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो इंसान की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आप एक तो इसको बता सकते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में। दूसरा, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, ये भी मानवीय कार्य है, तो इसको भी आप यहाँ पर 2 में भी मिला सकते हैं। फिर है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक दूसरे के विपरीत शब्द कहाँ लिखे हैं? है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। खटकता
और सोहता, यहाँ पर दो विपरीत शब्द हैं तो इसको आप यहाँ पर भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा वाला बचा है, फाड़ देता है किसी का वर वसन, इसको आप प्राकृतिक वाले में भी मिला सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ें हैं जो इंसान के तरह दिखाई गई हैं कि कैसे व्यवहार कर रहा है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, यहाँ पर सोहता सुर शीश, यहाँ स जो वर्ण है उसका बार बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार आया है एक ही पंक्ति में, तो पहले वाले को आप चौथे वाले से भी मिला सकते हैं, फोर्थ वाले से। ठीक है, इस तरीके से बहुत सा एक ही वाक्य को आप 2-3 पंक्तियों से मिला सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ पर कौन सी चीज़ फिट हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक से एक ही मैच होगा। आगे है कविता का सौंदर्य। आगे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं, उन पर घेरा लगाइए। ओके, बनाइए। अब देखो यहाँ पर क्या किया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, फिर है डैश में उन पर चमकता डैश भी। अब यहाँ पर शब्द हैं रात, रात्रि, रजनी, निशा। तो क्या सही लग रहा है? यहाँ पर रात सही लग रहा है ना। रात में उन पर चमकता, फिर शशि, चंद्रमा, चांद, राकेश, इंदु, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द सही लग रहा है यहाँ पर, उसको हमने लिखना है। तो रात में उन पर चमकता, चांद ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पर चांद लिखेंगे। ठीक है, ये राइम कर रहा है और अच्छा लग रहा है सुनने में, तो यहाँ चांद सही फिट हो रहा है। एक ही सी चांदनी है डालता, चांद से चांदनी बन गया। फिर है डैश उन पर है बरसता एक सा, मेघ, बादल, मेघ, जलद। जो भी आपको ठीक लग रहा है इसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मेघ ही सही लग रहा है, हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया जैसे कविता में था। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर डैश है बही, एक सी उन पर वायु है बही, पवन है बही, समीर है बही, मारुत है बही, बयारें हैं बही या हवाएं हैं बही। तो एक सी उन पर हवाएं हैं बही, ये सही लग रहा है क्योंकि ये आसानी से बच्चे इसको समझ सकते हैं कि हवाएं मतलब हवा है। ठीक है, वायु, पवन, समीर, थोड़े से शब्द आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं और हवाएं इजी लगता है क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप मेघ के साथ मेघ भी लिख सकते हैं, मेघ भी यहाँ पर जम रहा है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, क्योंकि हम कई बार कविताओं में मेघ शब्द पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। तो यहाँ पर आपने अपने समूह में डिस्कस करना है कि कौन सा शब्द ज़्यादा जच रहा है, जो आपका ग्रुप होगा उसमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर हमें जो ठीक लगा उसके हिसाब से हमने लिखा, हो सकता है आपको कुछ दूसरा अच्छा लगे तो वो आप बताएंगे, और क्यों लगा वो आप ये बता सकते हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं रात, चाँद, मेघ, हवाएँ, ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही सरल भाषा है, इसलिए हमें ये जच रहे हैं और यहाँ कविता की लय भी बना रहे हैं। फिर आगे है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण शब्द आप कक्षा पहली दूसरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे लाल फूल, फूल कैसा है? लाल। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं लाल फूल, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है फूल, संज्ञा है, ये कोई चीज़ है, और ये कैसा है? ये लाल है। तो लाल जो शब्द है वो इस फूल की विशेषता बता रहा है, तो लाल शब्द क्या बन गया? विशेषण। ठीक है, तो भौर का है वेद देता श्याम तन। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भौरे के शरीर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, शरीर कैसा है? श्याम है, काला है, काले रंग का है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है। अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष शब्द है। तो यहाँ पर जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उस संज्ञा शब्द को हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लाल फूल का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर जो फूल है वो क्या होगा? विशेष्य, और जो लाल है वो तो विशेषण है। ठीक है, फूल को हम विशेष्य बोलेंगे। जैसे हरी घास, और हरी क्या होगा? विशेषण, और घास क्या होगा? विशेष।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर है नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल है। आपने यहाँ पर विशेषण और विशेष को पहचाना है। विशेषण कौन सी विशेषता है और वो विशेषता किसके लिए इस्तेमाल की गई है वो आपने बताना है, उसको हम विशेष्य बोलेंगे। जैसे भौर का है वेद देता श्याम तन, श्याम मतलब काला विशेषण हो गया, और तन क्या है शरीर, वो विशेष हो गया, वो संज्ञा है। फिर है फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर मतलब सुंदर, ये विशेषण है, ठीक है, वर सुंदर। वसन क्या है, वसन होते हैं कपड़े, तो कपड़े की विशेषता क्या है, सुंदर। भौर को अपना अनूठा रस पिला, तो रस क्या होगा आपका विशेष, और कैसा है रस, अनूठा, अनोखा, अनूठा मतलब अनोखा, तो ये क्या हो गया विशेषण। फिर है निज सुगंधों और निराले ढंग से, तो यहाँ पर जो ढंग है वो क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया, और कैसे ढंग, निराले ढंग, तो विशेषण क्या हो गया निराले। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। फिर आगे है ख, नीचे दिए गए विशेषों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो भी विशेषण इन विशेषों के लिए समझ में आते हैं वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले है फूल, फूल के लिए तो सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है वो क्या है, सुंदर, सुंदर फूल, और रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, और कोमल भी लिख सकते हैं, फूल कोमल होते हैं। तो इस तरीके से आप शब्दों को लिखेंगे। फिर यहाँ पर है मेघ, मेघ को आप बादल बोलते हैं, आप लिख सकते हैं काला बादल, या फिर आप घना बादल भी लिख सकते हैं, घना, ठीक है। फिर है चाँद, चाँद कैसा होता है, चमकीला, चमकीला चाँद, या आप लिख सकते हैं आधा चाँद, पूरा चाँद, ठीक है, आधा चाँद भी दिखाई देता है, कैसा है चाँद, आधा। फिर है रात, रात कैसी है, अंधेरी, अंधेरी, अंधेरी रात, और साथ में आप चांदनी रात भी लिख सकते हैं, चांदनी रात, जब चाँद चमकता है और रोशनी होती है तब हम उसको चांदनी रात कहते हैं। डरावनी रात लिख सकते हो आप, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फिर है पाठ से आगे आपकी बात। पहला प्रश्न है, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो यहाँ पर आपने अपने जो विचार हैं वो बताने हैं कि इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, मैं फूल को चुनना चाहूँगा। इसका कारण ये है कि फूल हमेशा कोमल होता है, मुस्कुराता रहता है और अपनी खुशबू से दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर देता है। वह किसी को दुख नहीं पहुँचाता। मैं भी फूल की तरह बनकर सबकी मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसमें आपके अपने विचार भी हो सकते हैं, अगर आपको कुछ और है आपके मन में तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर है कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, हम अपने परिवार और मित्रों को खुश रखने के लिए निम्नलिखित काम कर सकते हैं। पहला, सबसे मीठी और आदरपूर्ण भाषा में बात कर सकते हैं। हमें सबसे बहुत अच्छी आदरपूर्ण भाषा में बात करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, बहुत प्यार से बोलना चाहिए, उससे सबको खुशी मिलेगी। फिर है घर के छोटे मोटे कामों में माता पिता की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है और सभी को करना चाहिए। फिर अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें जैसे किताबें, खिलौने शेयर कर सकते हैं और पढ़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करना मतलब बांटते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे को देते हैं, तो वो उससे क्या होगा, आपके दोस्त भी खुश रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर है जब कोई उदास हो तो उसे हंसाने या उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त उदास है या घर में कोई और उदास है तो आपने उसे हंसाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। एक ही पेड़ में फूल और कांटे होते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। जैसे संकेत आपको दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के उदाहरण आप लिख सकते हैं, स्वभाव के उदाहरण बता सकते हैं और स्वाद के उदाहरण बता सकते हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रकृति और हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग होकर भी साथ रहती हैं। जैसे वस्तुएं, चीज़ें कौन कौन सी, सुई और धागा। आपने देखा होगा सुई का अलग तरह की है और धागा अलग तरह का होता है, दोनों का स्वभाव अलग है। एक चुभती है, दूसरी जोड़ती है ना। सुई चुभती है वैसे तो, और जो धागा है दूसरा जोड़ता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग है।
स्वभाव में आप लिख सकते हैं, एक ही परिवार में एक भाई बहुत शांत स्वभाव का हो सकता है और दूसरा बहुत क्रोधी या नटखट हो सकता है। ठीक है। फिर स्वाद में आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, खट्टा मीठा। कैसे? जैसे नींबू की शिकंजी में खट्टा नींबू और मीठी चीनी एक साथ होते हैं। फिर है अनुभव। हमारे अनुभव सुख और दुख, जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं। हर किसी के जीवन में सुख और दुख होता है। हमारे जीवन में दिन और रात आते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि पूरे समय दिन दिन रहता है और रात भी आती है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जीवन में एक साथ ये रहते हैं। फिर है छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसंत। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं, उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। तो ऐसे किसी परेशानी या प्रॉब्लम का वर्णन आपने करना है, समस्या के बारे में बताना है जो कांटे की तरह है और उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी बताना है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, समस्या कांटे के समान क्या हो सकती है? हमारे स्कूल या घर के आसपास प्लास्टिक का कचरा और गंदगी फैलाना एक कांटे जैसी समस्या है। आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग होते हैं जो कचरा कहाँ फेंक देते हैं, घर के बाहर ही फेंक देते हैं, और स्पेशली जो प्लास्टिक वाला कचरा होता है वो इधर उधर उड़ता रहता है, गिरता रहता है, और ये जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो जल्दी क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलता भी नहीं है, और अगर गलती से इसे जानवर खा लें, उनके पेट में चला जाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह का जो कचरा होता है उसको हमें अच्छी तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, फेंकना चाहिए। ठीक है। तो और ये देखने में भी बुरी लगती है और इससे बीमारियां फैलती हैं जिससे सबको दुख पहुंचता है। अगर घर के आसपास चारों तरफ कचरा फैला होगा तो देखने में भी बहुत बुरा लगेगा और बीमारियां भी उससे फैलती हैं और सबको इससे दुख पहुंचता है कि इस तरीके का कचरा इधर फैला हुआ है। और इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका सरल समाधान ये है कि हम सब मिलकर कचरा हमेशा डस्टबिन, कूड़ेदान में ही डालें। कचरा कहाँ डालना है? कूड़ेदान में। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सफाई अभियान चला सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि वे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा, तभी जो प्लास्टिक का कचरा है वो कम हो पाएगा। इस तरीके से आप कोई और समस्या के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आगे है सृजन, जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहाँ चाहें अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों का केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने मन से इस कविता के आधार पर कोई चित्र बनाना है और उसमें अपने मन के हिसाब से रंग भरने हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है। और आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। अगर आपको रंग नहीं भरना तो आप उसमें मन भरिए या आपके पास जो अवेलेबल हैं, जो रंग हैं, उन्हीं से आप उस चित्र को पूरा कीजिए। आपके ऊपर है और ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप किस तरीके का चित्र बनाते हैं। तो ये आपके लिए है, डू इट योरसेल्फ। उसके बाद आगे है, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है, उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा, यह समझाना कि उनका जीवन में क्या योगदान है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, फूल और कांटे के बीच जो बातचीत है उसका। तो यहाँ पर दिया है, फूल क्या बोलेगा? मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। कांटा बोलेगा, और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए संवाद लिख दिया है, जैसे फूल बोलेगा, कांटे भैया तुम इतनी सख्त और नुकीले क्यों हो? थोड़ा मुस्कुराया करो, देखो मैं सबको खुशबू और सुख बांटता हूँ, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। तो कांटा बोलेगा, फूल भाई तुम्हारी बात सच है, तुम सुंदर हो और सबका मन बहलाते हो, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं इस पौधे पर तैनात न रहूं तो तुम्हें कोई भी जानवर या इंसान आसानी से तोड़कर नष्ट कर देगा। ये बात तो सच है। तो फूल कहता है, अच्छा तो तुम इस पौधे की रक्षा करने के लिए इतने कठोर बने रहते हो? तो कांटा कहता है, हाँ, मेरा काम इस पौधे को सुरक्षा देना और संघर्ष करना है। तुम इस पौधे की सुंदरता हो और मैं इस पौधे का रक्षक, रक्षक मतलब गार्ड, जिसे आप बोलते हो, गार्ड हूँ। हम दोनों मिलकर ही इस पौधे को पूरा बनाते हैं। फिर फूल बोलेगा, वाह भैया, आज मैं समझ गया कि भले ही हमारा स्वभाव अलग है पर हम दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस संवाद को पूरा करेंगे। आगे है वाद विवाद। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो विषय दिया है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है, इसके पक्ष और विपक्ष में आपने बोलना है। तो यहाँ पर आप अलग अलग समूह बनाएंगे, जो कुछ समूह होंगे वो पक्ष में बोलेंगे, कुछ समूह विपक्ष में बोलेंगे इस जो विषय है उसके।
कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपने अपनी जो गतिविधि है वो करना है। पहला है, आपकी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बने होंगे। आधे समूह फूल के पक्ष में तर्क देंगे, आधे समूह कांटे के पक्ष में तर्क देंगे। तो आपने जो भी समूह बनाए हैं या ऑलरेडी आपकी क्लास में समूह हैं, ग्रुप हैं, तो उसमें से आधे जो समूह हैं, ग्रुप हैं, वो फूल के पक्ष में तर्क देंगे कि ये बात सही है, फूल होना ज़रूरी है, फूल का होना ज़रूरी है। और जो दूसरे समूह कांटे के पक्ष में तर्क देंगे कि कांटे का होना ज़रूरी है। फिर एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। निर्णायक मंडल का काम होगा तर्कों को ध्यान से सुनना, प्रस्तुति शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर अंकों का निर्धारण करना। तो एक समूह को काम किया है कि वो मार्क्स देगा कि उनको जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद। फिर है, प्रत्येक समूह को तैयारी के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा ताकि वे अपने तर्क तैयार कर सकें। सभी समूह अपने अपने तर्क मिलाकर सोचेंगे और लिखेंगे। तो ये पहले से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। प्रत्येक समूह को अपने पक्ष में बोलने के लिए 3-4 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा समूह पहले समूह के तर्कों पर 1-2 मिनट में उत्तर देगा या उनसे प्रश्न पूछेगा। तो आपने जब वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भाग लेते होंगे तो आपको ये पता होगा कि पहले जो 3-4 मिनट का समय है वो आपको मिलता है, और जो दूसरा समूह है वो क्या करेगा, जो भी तर्क पहले वालों ने दिए हैं उसके उत्तर वो 1-2 मिनट के अंदर देगा, फिर वो अपने प्रश्न पूछ सकता है। सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी होगी, बीच में टोकने की अनुमति किसी को नहीं होगी। ठीक है, कोई एक दूसरे को रोकेगा टोकेगा नहीं। सभी समूहों का क्रम तय किया जाएगा। क्रम मतलब सीक्वेंस, सीरियल नंबर, कब कौन सा समूह बोलेगा। वाद विवाद के लिए क्रम इस प्रकार हो सकते हैं: समूह 1 जो है फूल के पक्ष में, समूह 2 कांटे के पक्ष में, समूह 3 फूल के पक्ष में, समूह जो 4 है कांटे के पक्ष में। इसी तरीके से आप इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो समूह निर्णायक मंडल का कार्य कर रहा है वो वाद विवाद के अंतराल में तर्क, भाषा, कौशल और प्रस्तुति शैली के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा। मतलब आपको किस हिसाब से मार्क्स देने हैं। जो समूह निर्णायक मंडल का कार्य कर रहा है, जो जज बने हुए हैं, ठीक है, जो ज्यूरी है, वो किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह की भाषा बोली जा रही है, प्रस्तुति किस तरीके से की जा रही है, ठीक है, और वाद विवाद के अंतराल में जो तर्क है वो किस तरीके से दिया जा रहा है, उसके हिसाब से वो सारे मार्क्स आप देंगे। निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर विजेता समूह का निर्णय करेगा। फिर मार्क्स के आधार पर क्या होगा, आप जो विजेता होगा वो उस बताएगा कि कौन सा ग्रुप विजेता है। समूहों के प्रयासों के लिए तालियां बजाएं और उनकी प्रशंसा करें, ये तो बहुत जरूरी है। जो समूह जीतेगा उसके लिए आपने तालियां बजानी है और प्रशंसा करनी है। संभव हो तो विजेता समूह को कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जो इसमें जीतेगा, जो विजेता होगा, उसको हम कोई पुरस्कार भी दे सकते हैं और उसको कोई सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। विद्यार्थी वाद विवाद गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, और जब ये आपका कॉम्पिटिशन हो जाए, ये गतिविधि हो जाए, एक्टिविटी हो जाए, तो आप इसके बारे में एक अनुच्छेद के पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है आज की पहेली। नीचे कुछ ऐसे पेड़ों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर आपने वर्णन को पढ़कर सही चित्र के साथ उसका मिलान करना है। बबूल फूल पीले या सफ़ेद छोटे गुच्छेदार होते हैं, कांटे लंबे और नुकीले, और विशेषता क्या है, इनका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों में किया जाता है। तो देखो, जिसमें लंबे कांटे, कहाँ पर है लंबे कांटे वाला जो पौधा है उसे आपने ढूंढना है, और वो कहलाता है बबूल। तो यहाँ पर ये रहा बबूल, गुच्छेदार होते हैं, पीले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं। तो आप इसे मिलाएंगे बबूल से, ये बबूल है। उसके बाद गुलाब। गुलाब तो आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा, ये है गुलाब। ठीक है, विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफ़ेद और गुलाबी होते हैं। तने पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं और विशेषता होती है सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नागफनी, जिसको आप कैक्टस बोलते हो, ये भी सीधे आपको समझ में आ गया होगा, ये नागफनी है। इसके रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी फूल होते हैं। ये पूरी सतह पर छोटे और लंबे कांटे होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। इसको डेकोरेशन के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। फिर है बेर। छोटे और हल्के पीले रंग के इसके फूल होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसकी विशेषता है कि इसके फल खाद्य और औषधि होते हैं। तो यहाँ पर छोटे और हल्के रंग के कौन से फूल हैं, ये है बेर। ठीक है, छोटे गुच्छे में है। और उसके बाद करौंदा, छोटी, सफ़ेद और सुगंधित, शाखाओं पर छोटे, और इसके फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे होते हैं। विशेषता, फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। ठीक है, तो खुशबू आती है इनके फूलों में। इसके फल के अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। ये शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और ज़्यादातर इसके फल कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, करौंदा। तो ये है आपका करौंदा। उसके बाद है छोटी, सफ़ेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए फूल होते हैं, सुगंधित और गुच्छेदार। ठीक है, और
नींबू है ये, शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता, फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं इसके फल, और इनका उपयोग पेय पदार्थ मतलब जो ड्रिंक्स होती हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं, अचार, औषधियों और खाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आप नींबू को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।